दोस्तों, ये कहानी लीबिया के एक ऐसे शहर की है कि जिसके अंदर अभी 2-3 दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोजमर्रा की तरह लोग अपने कामों में लग चुके थे। बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे। औरतें घर संभाल रही थीं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। मगर तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पलक झपकते ही इस शहर में सब कुछ बदल गया। वो मजबूत और ताकतवर घर जो पिछले कई सालों से इस शहर की जमीन पर खड़े हुए थे, वो पल भर के अंदर पूरी तरह से मलबे में बदल गए। लगभग 40 से 50% पूरा शहर बर्बाद हो गया। हजारों की तादाद में लोग मर गए और इतनी ही तादाद में लोग गायब थे। इस शहर में अब कुछ भी नहीं बचा था। अगर बचा था तो सिर्फ मातम और चीख पुकार। दोस्तों, ये लीबिया देश के उसी दरना नाम के बदनसीब शहर की कहानी है जिसने एक बड़े ही खतरनाक और भयानक तूफान और बाढ़ का सामना किया है। एक ऐसा भयानक तूफान और बाढ़ कि जिसकी वजह से अभी तक इस शहर में लगभग 6 से 10 हजार के बीच लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मरने वालों के अलावा भी 10 हजार से ज्यादा का नंबर तो ऐसा है कि जो लोग अभी तक गायब बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक दरना शहर के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से सही नहीं है। दरना शहर के हालात तो और भी ज्यादा खराब हैं। जो आंकड़ा मरने वालों का 6 से 10 हजार के करीब बताया जा रहा है, वो आसानी के साथ 20 हजार का आंकड़ा भी पार कर सकता है। इतना ही नहीं, मीडिया ने यह भी बताया कि हजारों की तादाद में तो लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इन दबे हुए हजारों लोगों में से कुछ तो ऐसे हैं कि जो ज्यादातर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो एक उम्मीद के साथ मदद का इंतजार कर रहे हैं। मरने वाले लोगों का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक ही बार में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और उसमें कई लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे अब इस शहर के पास ही में मौजूद समुंदर के अंदर से भी लाशें निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये लाशें या तो खुद ही समुंदर के किनारे आ रही हैं या फिर समुंदर के ऊपर तैरना शुरू कर दे रही हैं। मगर दोस्तों, इस पूरी गमभरी दास्तान के बीच सवाल यही है कि आखिर लीबिया के इस शहर में अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ। कैसे? क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे शहरों में भी बाढ़ आती है, मगर किसी भी शहर को जब बाढ़ बर्बाद करती है तो एक अच्छा खासा वक्त लगता है। लेकिन लीबिया के केस में हमने देखा कि पल भर के अंदर ही 1 लाख आबादी रखने वाला शहर देखते ही देखते तबाह हो गया। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर लीबिया के इस केस को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना ज्यादा परेशान क्यों है? चाह कर भी दुनिया के सारे देश लीबिया की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर दुनिया के दूसरे देशों के बीच और लीबिया के बीच कौन सी चीज आड़े आ रही है? आखिर बार बार एक्सपर्ट्स की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि दरना में जो कुछ भी हुआ उसको टाला जा सकता था? दरना में जितने भी लोग मरे हैं या मरेंगे, उनमें से ज्यादातर लोगों को बचाया जा सकता था। दोस्तों, क्या आपने मुअम्मर गद्दाफी का नाम सुना है? अगर आप लोग मुअम्मर गद्दाफी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुअम्मर गद्दाफी की गिनती पिछले 100 साल के इतिहास की मुस्लिम दुनिया की जो सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर नेता रहे हैं उनमें की जाती है। और अगर बात करें इतिहास की तो 17वीं सदी में मिडिल ईस्ट के ज्यादातर इलाकों की तरह इस शहर पर ओलिविया की भी ज्यादातर इलाकों पर सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ करता था। मगर फिर भी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उस्मानी सल्तनत कमजोर होना शुरू हो गई, दरना या फिर डेरना नाम का ये शहर उस्मानियों के हाथ से निकल गया। अलग अलग वक्तों पर अलग अलग लोगों ने इस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, मगर फिर जब 1911 का दौर आया तो इस शहर पर पूरी तरह से इटली का राज हो गया। इस शहर पर ही नहीं बल्कि अब तो इटली का राज लीबिया पर भी हो गया था।
लीबिया पर 1911 से लेकर 1941 तक इटली ने खूब बढ़ चढ़कर राज किया। इस पूरे दौर में लगभग 1.5 लाख के करीब इटालियन लोगों को लीबिया में लाकर बसाया गया था। मगर परेशानी की बात यह थी कि इससे भी कहीं ज्यादा लीबिया के लोकल लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि 1911 में लीबिया की टोटल आबादी थी 12 लाख के करीब, मगर 1933 में ये आबादी घटकर 8,25,000 के करीब आ चुकी थी। इसके बाद लीबिया के मशहूर फ्रीडम फाइटर उमर मुख्तार का इतिहास तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने इटालियन लोगों के खिलाफ बड़ी बहादुरी के साथ जंग की। फिलहाल 1941 में लीबिया इटली से तो आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया, मगर उसके बाद भी वो दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी ताकतें थीं उनका गुलाम बना रहा और 1951 में जाकर उसने फाइनली आज़ादी हासिल की थी और इदरीस इस देश के पहले लीडर बने थे। मगर दोस्तों, परेशानी की बात ये थी कि लीबिया के ये जो किंग इदरीस थे ये भी इनडायरेक्टली अमेरिका के ही अंडर में रहा करते थे। उस दौर में लीबिया के इलाकों में कच्चे तेलों का खजाना निकल चुका था और दुनिया के हर तेल वाले इलाके की तरह यहाँ पर भी अमेरिका की एंट्री हो चुकी थी। इदरीस, जो अमेरिका के बहुत बड़े वफादार थे और अमेरिका को बहुत ही सस्ते दामों पर ये तेल बेचा करते थे, इतने सस्ते दामों पर तेल बेचने के बावजूद भी लीबिया के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा था। मगर उससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि ये जो कुछ भी पैसा आया करता था इसको भी इदरीस या तो अपने ऊपर ही खर्च कर लिया करते थे या फिर इसको अपने दोस्तों में बांट दिया करते थे, जबकि बाकी बची हुई आम पब्लिक के हाथ कुछ भी नहीं आता था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे लीबिया के न सिर्फ हालात बिगड़ते चले गए बल्कि आम लोगों के बीच में इदरीस के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ता चला गया। नतीजा ये हुआ कि 1969 में अचानक से एक दिन इसी गुस्से के बलबूते पर यहाँ के एक बड़े आर्मी ऑफिसर ने किंग इदरीस का तख्ता पलट कर दिया। और क्या आप जानते हैं कि तख्ता पलट करने वाला ये 27 साल का आर्मी ऑफिसर कौन था? ये वही था कि जिसको दुनिया आज के दौर में मुअम्मर गद्दाफी के नाम से जानती है। मुअम्मर गद्दाफी के आने के बाद लीबिया के बाकी इलाकों की तरह डेरना नाम के इस शहर में भी खूब डेवलपमेंट देखने को मिला। शहर के बीच से जो नदी गुजरा करती थी उसकी वजह से आमतौर पर बाढ़ आ जाया करती थी, उसका भी लीबिया की गवर्नमेंट ने अब बांध बनाकर इंतजाम कर दिया था। कच्चे तेल की जो आमदनी थी वो भी लीबिया के दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके में भी पहुंचना शुरू हो गई थी। अच्छी सड़कें बनवाई गईं, हॉस्पिटल्स बनवाए गए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी गईं और सरकारी अपार्टमेंट भी बनवाए गए। मगर दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1969 में गद्दी पर बैठने वाले मुअम्मर गद्दाफी के लिए सन 2010 और 11 के दौर में हालात बदल चुके थे। अब लीबिया के बहुत सारे इलाकों में वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। 2011 में नाटो ने भी हमला कर दिया और फिर फाइनली 2011 में ही मुअम्मर गद्दाफी को कत्ल कर दिया गया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उस दौर में लीबिया के जिन इलाकों में मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ सबसे ज्यादा माहौल बना था, यानी जिन इलाकों में मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ सबसे ज्यादा तेज मुहिम बनाई गई थी, उनमें डेरना नाम का ये शहर भी शामिल था। फिलहाल सन 2011 में हमारी दुनिया का ये सबसे मशहूर लीडर मुअम्मर गद्दाफी तो हमारी इस दुनिया से चला गया, मगर जाते जाते अपने साथ लीबिया की पूरी चकाचौंध भी ले गया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मुअम्मर गद्दाफी के जाने के बाद से लेकर आज तक लीबिया कभी भी सुखी नहीं रह सका है। यहाँ तक कि बेरोजगारी, भूखमरी, चोरी चकारी, दुनिया की वो कोई भी ऐसी बुरी चीज नहीं है जो आज के दौर में लीबिया के अंदर मौजूद ना हो। डेमोक्रेसी के नाम पर उस दौर में नाटो ने मुअम्मर गद्दाफी को खत्म करके पूरी हुकूमत का सिस्टम तो बदल दिया, मगर अब हुकूमत पर बैठेगा कौन ये खुद नाटो भी डिसाइड ना कर सका। नतीजा ये हुआ
कि गद्दाफी के जाने के बाद हुकूमत हासिल करने के लिए देश के अंदर ही एक ऐसी जंग यानी कि एक ऐसी सिविल वॉर शुरू हो गई जो आज 10-12 साल गुजर जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई है। पूरा का पूरा लीबिया देश ही पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फिलहाल दोस्तों, लीबिया देश आज के दौर में दो टुकड़ों में बटा हुआ है। मतलब ईस्ट साइड का जो इलाका है उसको एक अलग गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जबकि वेस्ट साइड का जो इलाका है उसको दूसरी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हैरानी की बात तो ये है कि वेस्ट साइड वाला जो इलाका है इसकी गवर्नमेंट को यूएन से मान्यता मिली हुई है। इसको शुरू से ही टर्की, कतर, इटली जैसे देश सपोर्ट करते आए हैं। यूएन से मान्यता है तो इसको अमेरिका जैसा देश भी सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ ईस्टर्न साइड वाली जो गवर्नमेंट है उसको यूएन से तो मान्यता नहीं मिली है, मगर अगर डिफेंसिव लिहाज से देखें तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसको दुनिया के बहुत सारे ताकतवर देश जैसे कि रशिया, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट जैसे देशों का सहारा मिला हुआ है। इन दोनों ही गवर्नमेंट में पिछले 9 से 10 साल से लगातार जंग चल रही है, और जंग इसलिए चल रही है कि पूरे लीबिया पर कौन कब्जा करेगा और पूरे लीबिया पर कब्जा करके कौन राज करेगा। मगर आज तक ये जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। बदले में हजारों लाखों लोगों को अपनी जान जरूर गंवानी पड़ी है। इन तमाम बातों से अलग हटकर इन दोनों की लड़ाई की वजह से जो मुसीबत और जो परेशानी डेरना नाम के इस शहर को झेलना पड़ी है वो शायद किसी ने भी नहीं झेली थी। दरअसल डेरना नाम का ये शहर भी समुंदर के किनारे पर मौजूद है और ईस्टर्न साइड वाली जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में आता है। अब मामला ये है कि क्योंकि ईस्टर्न साइड वाली गवर्नमेंट को यूएन से मान्यता तो मिली हुई है नहीं, इसीलिए दुनिया के बाकी सारे देश ऐसे बुरे हालात में इस शहर की मदद करना चाहते हैं, तब भी वो चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस गवर्नमेंट के साथ ना तो उसकी कोई बातचीत है और ना ही वो किसी भी तरीके से कोऑपरेट कर पा रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आखिर डेरना नाम के इस शहर में इतनी जल्दी इतनी बड़ी और ख़तरनाक तबाही कैसे हुई, तो दोस्तों इस तबाही का आगाज़ उस तूफान से हुआ था जो टर्की और ग्रीस जैसे देशों के समुद्री इलाके से शुरू हुआ था। उन समुद्री इलाकों से बढ़ता हुआ ये लीबिया की साइड में आया। टर्की और ग्रीस की तरह ही लीबिया में भी इस तूफान से कोई नुकसान नहीं होता, मगर फिर जो हुआ कि तेज़ तूफानी बारिश की वजह से डेरना शहर के अंदर, जिस डेरना नदी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, उसके अंदर जो बांध मौजूद है वो बांध एक एक करके टूट गए। बांध टूटते ही ये तूफान काफ़ी खतरनाक बाढ़ बन गई और बाढ़ ने ही फिर पूरे शहर में तबाही मचा दी। देखते ही देखते इस खतरनाक बाढ़ ने आधे से ज़्यादा शहर को बर्बाद कर दिया। शहर के सारे मकान मलबे में बदल गए। हजारों लोग पलक झपकते ही पूरी तरह से पानी में समा गए। मीडिया ने ये दावा किया है कि डेरना शहर में मौजूद ये डैम ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और इसकी शिकायत बहुत पहले से ही की जा रही थी, मगर ये जो नई गवर्नमेंट थी जिसको यूएन ऑलरेडी सपोर्ट नहीं करता है, ये तो पहले ही जंगों में लगी हुई थी। इसने ना तो लीबिया के दूसरे इलाकों के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है और स्पेशली डेरना नाम के इस शहर पर तो बिल्कुल भी नहीं। आसान जुबान में ये कह सकते हैं कि ये सारी जंगें ही इस शहर में होने वाली खतरनाक तबाही की मेन वजह बनी हुई हैं। और साथ ही साथ अब सब कुछ तबाह हो जाने के बाद भी दुनिया भर के लोग जो इस शहर के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये सारी जंगें और ये पूरा सिस्टम है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।